तो साथियों नमस्कार एवं जोहार। मैं हूं उमेश कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल U++ एकेडमी में। तो साथियों आज मैं बताऊंगा कॉमन आयन इफ़ेक्ट और उसके कुछ इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज पे फोकस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आपका हालचाल। तो कैसे हैं आप सब? बोले तो एकदम झकास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, आज हम लोग जानेंगे कॉमन आयन इफ़ेक्ट के बारे में। जी हाँ साथियों, कॉमन आयन इफ़ेक्ट। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं एग्जांपल्स के द्वारा समझाना चाहूँगा कि कॉमन आयन इफ़ेक्ट होता क्या है। सबसे पहले मैं एक सॉल्यूशन ले लेता हूँ। इस सॉल्यूशन ऑफ ए वीक एसिड। देखिए मैंने क्या किया कि एक वीक एसिड का सॉल्यूशन ले लिया। अब इसी सॉल्यूशन में मैं क्या करूँगा, कि सेम एसिड का एसिड सॉल्ट मिलाऊंगा। ठीक है, एसिड सॉल्ट ऑफ सेम एसिड। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैंने एक वीक एसिड का सॉल्यूशन ले लिया। अब इसी सॉल्यूशन में सेम एसिड यानी कि इसी एसिड का एसिड सॉल्ट मिला दिया है। अब सेम एसिड कहने का मतलब क्या है? देखिए, जो एसिड यहाँ ऑलरेडी मौजूद है उसी एसिड का एसिड सॉल्ट हम लोग दोबारा से इस सॉल्यूशन में मिलाएंगे। अब देखिए, इस एसिड सॉल्ट का है ना, एसिड सॉल्ट ऑफ सेम एसिड। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि जो एसिड इस सॉल्यूशन में ऑलरेडी मौजूद है उसी एसिड का एसिड सॉल्ट हम दोबारा से इस सॉल्यूशन में मिला रहे हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके क्या प्रयोजन है, मैं सारा चीज़ आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो अब क्या होगा जब इस सॉल्यूशन में इस सेम एसिड का एसिड सॉल्ट मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा कि इस वीक एसिड का आयन जो है ऑलरेडी इस सॉल्यूशन में मौजूद होगा और फिर से दोबारा इसी एसिड का आयन इस सॉल्ट के द्वारा फिर से इस सॉल्यूशन में जो है वो मिलेगा आपको। इस एसिड का वीक एसिड का आयन ऑलरेडी इस सॉल्यूशन में मौजूद है और फिर से इसी एसिड का आयन जो है सो दोबारा से इस एसिड सॉल्ट के माध्यम से फिर से इस सॉल्यूशन में मिलेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका कॉमन आयन। क्या हो जाएगा आपका कॉमन आयन, यानी कि इस सॉल्यूशन में आपको कॉमन आयन मिल गए, यानी कि दो एक ही तरह के आयन मिल गए। अब एक सॉल्यूशन में कॉमन आयन मिलने का क्या इफेक्ट होता है, इसी बात को हम लोग यहाँ पर समझते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा कि ये एक वीक एसिड है। अब हम लोग जानते हैं कि एक वीक एसिड, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो आयोनाइजेशन होता है वो बहुत ही कम होता है, वेरी स्मॉल, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में होता है, बहुत ही स्लो होता है, जिसके कारण इक्विलिब्रियम की स्थिति आ जाती है। अब क्या होगा जब इसी सॉल्यूशन में कॉमन आयन मिलेंगे, तो देखिए इसका आयोनाइजेशन ऑलरेडी कम होता है, स्लो होता है और इक्विलिब्रियम की स्थिति आ जाती है। और ऐसे स्थिति में जब इसी सॉल्यूशन में इस सॉल्यूशन का हम लोग एसिड सॉल्ट मिलाएंगे तो वहाँ पे कॉमन आयन मिलेंगे और जब वो कॉमन आयन मिलेंगे तो इसके कारण इसका जो आयोनाइजेशन होता है वो और भी स्लो हो जाता है, वो और भी कम हो जाता है और इक्विलिब्रियम का स्थिति और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यही जो घटना है, यही जो प्रक्रिया है, उसी पूरे प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन आयन
इफेक्ट कहते हैं। इसी पूरे प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा मैं समझता हूँ, जैसे कि हम लोग को पता है CH3COOH, ये एक एसिटिक एसिड है। ये क्या है, एसिटिक एसिड, यानी कि एक वीक एसिड है। तो जब इसका आयोनाइजेशन होता है तो क्या होता है कि ये जो है वो CH3COO माइनस और H+, यानी कि जब भी आपका एसिटिक एसिड का आयोनाइजेशन होता है तो ये एसीटेट आयन प्लस हाइड्रोजन आयन के रूप में ये टूटते हैं। तो हम लोगों को ये पता है ऑलरेडी कि जो एसिटिक एसिड होते हैं एक वीक एसिड होते हैं और इनका जो आयोनाइजेशन होता है वो बहुत ही कम होता है और बहुत स्लो होता है। और हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कंडीशन में इनका जो है इक्विलिब्रियम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में जब हम लोग इसी एसिड का, सेम एसिड का, ठीक है, एसिटिक एसिड का ही हम लोग सॉल्ट, अब एसिटिक एसिड का सॉल्ट क्या होता है देखिए, CH3COONA, और इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम एसीटेट, इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम एसीटेट। तो अगर हम लोग इसको तोड़ेंगे, ठीक है, अगर हम लोग इसको तोड़ते हैं, ठीक है, अगर हम लोग इसको तोड़ते हैं तो क्या होगा, CH3COO माइनस प्लस Na+, ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये टूटेगा। अब ये घटना, ये पूरी घटना क्या होती है, ये पूरी घटना एक ही सॉल्यूशन में हो रही है। ये पूरी घटना क्या हो रही है, एक ही सॉल्यूशन में, एक ही लिक्विड में हो रही है। तो आप लोग देख सकते हैं, पहले मैंने एक वीक एसिड लिया, फिर इसी एसिड का एक एसिड सॉल्ट ले लिया। अब इस एसिड का एसिड सॉल्ट लेने से क्या हो रहा है कि उस पूरे सॉल्यूशन में आपको कॉमन एसिड देखने को मिल रहा है। क्या हो रहा है, आपको कॉमन एसिड, यहाँ पर भी एसीटेट आयन और यहाँ पे भी एसीटेट आयन, दिस इज क्या, कॉमन आयन, दिस इज क्या, कॉमन आयन। और इस कॉमन आयन के मिलने से, इस कॉमन आयन के मिलने से ये जो एसिटिक एसिड है, जो वीक एसिटिक, ये जो एसिटिक एसिड है जो कि एक वीक एसिड है, ठीक है, इसका आयोनाइजेशन ऑलरेडी बहुत कम होता है, स्लो होता है और इक्विलिब्रियम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और इसके मिलने से इसका आयोनाइजेशन जो है वो और भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, स्लो हो जाता है और इक्विलिब्रियम की स्थिति बढ़ जाती है। तो इसी घटना को, इस पूरी घटना को, इस पूरी प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट कहेंगे, ठीक है। तो आई थिंक कि ये बात आपको समझ में आ गई कि ये पूरी की पूरी घटना एक सॉल्यूशन में होती है, जिसके कारण जो है सो एक सॉल्यूशन में दो आयन मिलते हैं जो कि कॉमन आयन होते हैं और इस कॉमन आयन के कारण जो वीक एसिड होते हैं उनके आयोनाइजेशन कम हो जाता है, इक्विलिब्रियम की स्थिति बढ़ जाती है और इसी घटना को, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। आई थिंक कि ये बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है, वेरी गुड। देखिए अब इसी चीज़ को मैं वर्ड्स के माध्यम से, सेंटेंस के माध्यम से समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है कि कॉमन आयन इफेक्ट में बी डिफाइंड एज अ शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम on adding a substance that provides more of an ionic species already present in the dissociation equilibrium। देखिए ध्यान से समझिएगा, क्या कहता है कि जब किसी सब्सटेंस का आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन हो रहा होता है, अब हमें पता है कि किसी सब्सटेंस का आयोनाइजेशन कहाँ होता है, तो एक्वस सॉल्यूशन। तो क्या होता है कि जब किसी सब्सटेंस का आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन हो रहा होता है, ऐसे स्थिति में उसी सॉल्यूशन में हम किसी ऐसे सब्सटेंस को ऐड करते हैं, मिलाते हैं, जो कि प्रोवाइड करता है मोर ऑफ एन आयोनिक स्पीसीज, यानी कि आयोनिक स्पीसीज जो कि ऑलरेडी वहाँ पे उस सॉल्यूशन में मौजूद है, प्रेजेंट है। यानी कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, कॉमन आयन की बात कर रहे हैं। यानी कि सिंपली कहें तो एक सब्सटेंस का आयोनाइजेशन हो रहा है उस सॉल्यूशन में। अब ऐसे स्थिति में हम लोग क्या करते हैं
किसी अन्य सब्सटेंस को मिलाते हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं, सिंपली हम लोग कहें तो कॉमन आयन के। तो उस कॉमन आयन के मिलने से क्या होता है कि शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम, यानी कि वहाँ पे इक्विलिब्रियम की स्थिति आ जाती है। और वैसे तो इक्विलिब्रियम पहले से है, तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम की अवस्था और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस पूरे घटना को, इस पूरे प्रक्रिया को कॉमन आयन इफेक्ट करते हैं। देखिए, कंसिडर द डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम ऑफ एसिटिक एसिड। हमने एसिडिक एसिड के आयोनाइजेशन के द्वारा आपको समझाने की कोशिश किया। तो CH3COOH, ठीक है, ये एक एसिड है और हम लोगों को पता है कि ये एक वीक एसिड है। तो जब इसका आयोनाइजेशन होता है तो ये H+ और CH3COO- के रूप में टूटता है। तो जब भी एसिटिक एसिड का आयोनाइजेशन होता है तो ये हाइड्रोजन आयन और एसीटेट आयन के रूप में टूट जाते हैं। अब इसका कांस्टेंट निकालने की बारी है। तो हम लोगों को पता है कि आप लोग आ जाइए राइट हैंड साइड, फिर स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ H+, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ CH3COO-। अब लेफ्ट हैंड साइड में आ जाइए तो स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ CH3COOH। तो ये सिंपली कांस्टेंट निकालने का तरीका होता है। तो ये हो गया आयोनाइजेशन। अब चूंकि ये एक वीक एसिड है, तो वीक एसिड का हम लोगों को पता है कि आयोनाइजेशन जो है सो बहुत ही स्लो होता है, बहुत ही कम होता है और इक्विलिब्रियम के स्टेट में होता है। तो क्या कहता है कि इफ़ वी एड H+ आयंस और एसीटेट आयन CH3COO- आयंस टू ए सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, द इक्विलिब्रियम मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ अनडिसोसिएटेड एसिटिक एसिड। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा कि जब एसिटिक एसिड के, ठीक है, जब एसिटिक एसिड के इस सॉल्यूशन में हम लोग चाहे तो H+ आयन मिलाए, चाहे तो CH3COO- आयन मिलाए, इन दोनों अवस्था में क्या होगा, उस सॉल्यूशन में, एसिटिक एसिड सॉल्यूशन में कॉमन आयन मिलेंगे। और जब कॉमन आयन मिलेंगे तो क्या होगा, द इक्विलिब्रियम मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ अनडिसोसिएटेड एसिड, यानी कि जो रिएक्शन फॉरवर्ड हो रहा है वो बैकवर्ड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अनडिसोसिएटेड एसिटिक एसिड की ओर वो मूव करने लगेगा, यानी कि इक्विलिब्रियम की अवस्था और ज़्यादा बढ़ने लगेगी। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। और इस पूरे प्रक्रिया को, इस पूरे घटना को ही क्या कहते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। तो आई थिंक कि ये चीज़ आपको जो है सो अच्छे से समझ में आया होगा। पूरी तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानेंगे कि कॉमन आयन इफेक्ट के कुछ एप्लीकेशन, उनकी क्या क्या एप्लीकेशन, क्या क्या यूज है। ठीक है, चलिए तो देखिए अब हम लोग जानेंगे एप्लीकेशन ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है, प्योरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। ध्यान दीजिएगा, प्योरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। देखिए NaCl मतलब साधारण नमक, हम लोग जानते हैं। तो NaCl एज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस। तो NaCl को जो है वो जनरली नेचुरल सोर्सेस यानी कि प्राकृतिक माध्यम से जो है सो प्राप्त किए जाते हैं, प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं। ईच यूजुअली कॉन्टामिनेटेड विथ इम्प्योरिटीज लाइक CaCl2 एंड MgCl2। तो चूँकि जो NaCl हैं वो नेचुरल सोर्सेज से प्राप्त किए जाते हैं, तो उनमें कुछ अशुद्धियाँ जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी अशुद्धियाँ होती हैं। तो क्या होता है कि इन ऑर्डर टू रिकवर प्योर NaCl फ्रॉम इट, अब उन अशुद्धियों से प्योर NaCl यानी कि प्योर शुद्ध नमक को प्राप्त करने के लिए क्या होता है कि HCl गैस इज पास्ड थ्रू द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द इम्प्योर सोडियम क्लोराइड, यानी कि प्योर NaCl शुद्ध नमक को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ
इम्प्योर मतलब अशुद्ध, सोडियम क्लोराइड बोलो तो NaCl, तो NaCl के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में से HCl गैस को पास किया जाता है, मतलब प्रवाहित किया जाता है। तो क्या होता है कि सिंपली समझिएगा कि NaCl के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में HCl को पास करवाया जाता है। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर भी Cl है और यहाँ पर भी Cl है, तो देखिए HCl कंटेनिंग Cl माइनस, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको कॉमन आयन देखने को मिलेगा। तो दिस है ना HCl कंटेनिंग Cl माइनस, तो यही जो कॉमन आयन का जो प्रभाव होता है कॉजेज द प्रिसिपिटेशन ऑफ ओनली NaCl। तो इस वजह से क्या होता है कि जैसे ही NaCl के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में से HCl गैस को प्रवाहित किया जाता है, पास किया जाता है, तो वहाँ पे आप देखिएगा कि Cl माइनस जो है वो कॉमन आयन आपको देखने को मिलेगा। इस वजह से क्या होता है, यही कारण है कि NaCl जो सो प्रिसिपिटेटेड यानी कि अलग हो जाते हैं, वहाँ से हम लोग जो है सो साधारण नमक यानी कि NaCl जो है सो प्राप्त हो जाते हैं सिंपली। बट इम्प्योरिटीज रिमेन इन द सॉल्यूशन, लेकिन उस सॉल्यूशन में इम्प्योरिटीज अभी भी बरकरार रहते हैं, सिंस चूँकि द सॉल्यूशन इज नॉट सैचुरेटेड सो फार एज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर कंसर्न। तो उस सॉल्यूशन में अभी भी इम्प्योरिटीज मौजूद रहते हैं, क्योंकि जो सॉल्यूशन होते हैं वो बहुत अधिक सैचुरेटेड नहीं हो पाते जितना कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो है सो उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो ये जो है सो प्रक्रिया थी जहाँ से हम लोग शुद्ध नमक प्योर NaCl प्राप्त करते हैं, और इस घटना में जो है सो कॉमन आयन इफेक्ट का जो सो प्रभाव होता है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ देखा। दूसरा एप्लीकेशन है आपका सॉल्टिंग आउट ऑफ सॉल्ट, यानी कि देखिए सॉफ्ट सॉल्यूशन से सॉलिड सॉप प्राप्त करने की, यानी कि साबुन प्राप्त करने की जो है वो घटना है सॉल्टिंग आउट ऑफ सॉल्ट, है ना। सॉफ्ट सॉल्यूशन से सॉलिड सॉप, है ना, प्राप्त करने की ये प्रक्रिया होती है। अब देखिए इसमें क्या होता है, कहते हैं सॉप इज सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स RCOONA लाइक स्टीयरिक एसिड, ओलिक एसिड, etc। देखिए जो सॉप होते हैं, जो साबुन होते हैं, वो क्या होते हैं, जनरली सोडियम सॉल्ट होते हैं, वो भी हायर फैटी एसिड। उनका जो है सो फॉर्मूला आपको मिला हुआ है RCOONA। यहाँ पे R का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप बोले तो आपका जो कार्बन चेन वहाँ से बनता है वो, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ फैटी एसिड का नाम भी दिया हुआ है, जैसे कि स्टीयरिक एसिड, ओलिक एसिड, है ना। तो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन फैटी ऑयल विच कंटेन्स ग्लिसराइड्स ऑफ एनी ऑफ दीज एसिड्स। यानी कि जो हमारे सॉप्स होते हैं उन्हें कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उन्हें जो है सो क्या होता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड्स को जो है सो रिएक्शन करा के किस पे, तो जो है सो फैटी ऑयल्स जो कि कंटेन्स करते हैं ग्लिसरॉइड्स, और इन दोनों एसिड जैसे कि स्टीयरिक एसिड मैंने नाम लिया, ओलिक एसिड मैंने नाम लिया, तो इन दोनों में से किसी एक एसिड जो कि ग्लिसराइड्स कंटेन्स करते हैं, उनमें ग्लिसराइड होता है, उनको जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, ठीक है, उनके साथ एक्शन होता है, मतलब सिंपली रिएक्शन होता है, तो जो है सो आपका शॉप्स वहाँ पे निर्माण होते हैं। आप यहाँ पे इन सैचुरेटेड शॉप सॉल्यूशन देयर एग्जिस्ट एन इक्विलिब्रियम। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, इक्विलिब्रियम की स्टेट आती है, जैसे कि देखिए RCOONA, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है सो ये फॉर्मूला मिला हुआ है किसका, फैटी एसिड का, ठीक है। तो यहाँ पे R का मतलब हो गया आपका अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप यहाँ पे अल्काइल ग्रुप आपको मालूम होगा, ठीक है। यहाँ पे कार्बन चेन का निर्माण होता है।
अब यहाँ से अगर इसका आयोनाइजेशन होगा तो क्या होगा, RCO माइनस और Na प्लस है ना, सॉरी Na प्लस के रूप में जो है सो ये टूटेंगे। तो जैसे ही इफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ, बहुत ही कम मात्रा में जो है सो NaCl इज एडेड टू द सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन, इस सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में बहुत कम मात्रा में NaCl मिलाते हैं तो क्या होता है, देखिए NaCl कैसे डिसोशिएट होगा, तो ये Na प्लस और Cl माइनस के रूप में जो है सो डिसोशिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, द कंसनट्रेशन ऑफ Na प्लस आयंस, तो देखिए यहाँ पर भी Na प्लस और यहाँ पर भी Na प्लस, तो दोनों जगह पर Na प्लस, तो यहाँ पर क्या होगा, Na प्लस जो है वो आपका कॉमन आयन हो जाएगा। तो जो कॉमन आयन का कंसंट्रेशन है वो क्या होगा, इंक्रीज बढ़ेगा, जिसके कारण ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, इस कॉमन आयन इफेक्ट के कारण क्या होता है, डिसोसिएशन ऑफ सॉप इज डिक्रीज, सॉप का जो डिसोसिएशन होता है वो घट जाता है, एंड सॉप गेट्स प्रिसिपिटेटेड, और सॉप जो है यानी कि साबुन वो अलग हो जाते हैं, एंड देन कैन बी इजिली रिमूव्ड फ्रॉम सॉप सोल्यूशन, और उसके बाद सॉप सोल्यूशन से वे आसानी से अलग किए जा सकते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ गेटिंग सॉलिड सॉप फ्रॉम द सॉप सोल्यूशन बाय एडिंग सॉल्ट लाइक NaCl इज कॉल्ड सॉल्टिंग आउट ऑफ सॉप, यानी कि जो सॉप सोल्यूशन से सॉलिड सॉप प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है वो भी NaCl जैसे सॉल्ट को मिलाकर, तो वही प्रक्रिया, वही घटना को हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड है ना, सॉल्टिंग आउट ऑफ सॉप कहते हैं। तो इसमें भी आपने देखा कि कॉमन आयन का जो है सो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, यहाँ पे प्रभाव होता है। तो कॉमन आयन इफेक्ट का जो है सो यहाँ पर भी यूज होता है और कॉमन आयन इफेक्ट का यहाँ पर भी यूज होता है, आपने देखा। तो दो घटनाएं, प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट और आपका जो है सो हो गया सॉल्टिंग आउट ऑफ सॉल्ट। तो ये दोनों घटनाओं में जो सो आपका कॉमन आयन इफेक्ट का यूज हुआ है। आगे और भी एप्लीकेशन है, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। अब देखिए तीसरा जो एप्लीकेशन है वो है इन एनालिटिक केमिस्ट्री, यानी कि एनालिटिक केमिस्ट्री में भी कॉमन आयन इफेक्ट का उपयोग होता है। देखिए इन प्रिसिपिटेशन ऑफ केटायंस ऑफ ग्रुप 2 ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, यानी कि गुणात्मक विश्लेषण के केटायंस ग्रुप 2 के केटायंस के प्रिसिपिटेशन, यानी कि उनके अवक्षेपण में जो हमारा कॉमन आयन इफेक्ट के उपयोग होते हैं, यूज किए जाते हैं। इसमें क्या होते हैं, जनरली सल्फाइड्स ऑफ बेसिक रेडिकल्स ऑफ ग्रुप 2 आर प्रिसिपिटेटेड बाय पासिंग H2S गैस थ्रू द एसिडिफाइड सॉल्यूशन बाय HCl। यानी कि क्या होते हैं कि जनरली हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एनालिटिक केमिस्ट्री, तो एनालिटिक केमिस्ट्री में भी कॉमन आयन इफेक्ट का यूज हो रहा है। कैसे हो रहा है, तो यानी कि ग्रुप 2 के जो केटायंस होते हैं उनके प्रिसिपिटेशन में जो है वो आपका कॉमन आयन इफेक्ट का यूज हो रहा है। अब कैसे हो रहा है, तो इसमें जनरली जो है वो सल्फाइड्स ऑफ बेसिक रेडिकल्स यानी ऑफ ग्रुप 2, यानी कि ग्रुप 2 के बेसिक रेडिकल के जो सल्फाइड्स होते हैं वो प्रिसिपिटेटेड होते हैं। वो कैसे, तो H2S गैस को पास किया जाता है, वो भी किस में, तो HCl एसिडिफाइड HCl सॉल्यूशन में। तो जब एसिडिफाइड HCl सॉल्यूशन में से H2S गैस को पास किया जाता है तो ग्रुप 2 के जो केटायंस होते हैं जनरली है ना, ग्रुप 2 केटायंस के जो बेसिक रेडिकल्स हैं उनमें से सल्फाइड जो है वो प्रिसिपिटेटेड हो जाते हैं। देखिए कैसे होते हैं, समझते हैं। आयोनाइजेशन ऑफ ए वीक एसिड है ना, H2S, तो जब H2S क्या है, एक वीक एसिड है, तो जब H2S का आयोनाइजेशन होगा तो क्या होगा, देखिए H2S 2H प्लस और S 2- के रूप में ये टूट जाएगा। उसी तरह से क्या होता है, ये इज सप्रेस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ HCl हैविंग ए कॉमन आयन H प्लस।
तो देखिए HCl का जब डिसोसिएशन करेंगे तो ये H+ और Cl- के रूप में टूटेगा। तो जैसे ही इस HCl सॉल्यूशन में H2S गैस को पास करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी H+ और यहाँ पर भी H+ कॉमन आयन जो है सो मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो H2S को जो आयोनाइजेशन है, H2S के जो आयोनाइजेशन है वो सप्रेस्ड होता है, मतलब सप्रेस्ड मतलब कम हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। किस लिए? तो HCl के प्रेजेंटेशन के कारण, यानी कि यहाँ पे HCl के प्रेजेंट हो जाने के कारण क्या हो जा रहा है, H+ वहाँ पे कॉमन आयन मिल जा रहा है और उस कॉमन आयन के कारण जो है H2S का आयोनाइजेशन क्या हो जा रहा है, सप्रेस्ड हो जा रहा है, घट जा रहा है, ठीक है। इस तरह से ड्यू टू सप्रेस्ड आयोनाइजेशन ऑफ H2S, यानी कि H2S के आयोनाइजेशन के घट जाने के कारण क्या होता है, द कंसंट्रेशन ऑफ HS2- आयन प्रोड्यूस्ड इज लो, यानी कि जो HS2- आयन का जो कंसंट्रेशन है वो क्या होता है, घट जाता है, विच कॉजेज द प्रिसिपिटेशन ऑफ सल्फाइड ऑफ ग्रुप 2 केटायंस, जो कि एक कारण होता है सल्फाइड्स का, ग्रुप 2 केटायंस के सल्फाइड्स का अलग होने का, प्रिसिपिटेट होने का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया एनालिटिक केमिस्ट्री में भी आपने देखा कि कॉमन आयन इफेक्ट का उपयोग हो रहा है। अब आगे आएंगे अगर तो इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में भी आपका जो है वो क्या होता है, कॉमन आयन इफेक्ट का उपयोग होता है। कैसे देखिए, व्हेन एक्सेस ऑफ प्रिसिपिटेंट HCl और H2SO4 इज एडेड टू सॉल्यूशन कंटेनिंग Ag+ और Ba2+ आयंस, ठीक है। देखिए क्या होता है कि वैसे सॉल्यूशन जहाँ पे Ag+ यानी कि सिल्वर आयन और Ba2+ यानी कि बेरियम जो है आयन, तो ऐसे सॉल्यूशन जहाँ पर Ag+ और Ba2+ आयंस होते हैं उनमें एक्सेस यानी कि काफ़ी अधिक मात्रा में HCl या H2SO4 को मिलाते हैं, ऐड करते हैं, तो क्या होता है, कंप्लीट प्रिसिपिटेशन ऑफ AgCl और BaSO4 अकर्स, यानी कि ऐसे सॉल्यूशन जहाँ पर सिल्वर आयन और बेरियम आयन मौजूद होते हैं उनमें जब एक्सेस बहुत अधिक मात्रा में HCl H2SO4 को मिलाते हैं, ऐड करते हैं, तो AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का जो अवक्षेपण है, प्रिसिपिटेशन है, वो होता है कंप्लीट प्रिसिपिटेशन ऑफ AgCl BaSO4 होता है। अब ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ कॉमन आयन, यहाँ पे Cl- और SO4 जो है कॉमन आयन होते हैं और वो काफ़ी अधिक मात्रा में एक्सेस अमाउंट में मौजूद होते हैं, तो जिसके कारण से AgCl का BaSO4 का कंप्लीट प्रिसिपिटेशन हो पाता है। तो इस तरह से ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में भी कॉमन आयन इफेक्ट का उपयोग होता है। तो हमने आज के इस वीडियो में समझा कि कॉमन आयन इफेक्ट क्या होते हैं, इनके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, तो इन सब के बारे में आज हमने जाना। तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।